हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है, दुआ है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं एयर कॉमोडोर एसपी सिंह सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें दोबारा वक्त दिया है। कैसे हैं आप? थैंक यू यास्मीन, मैं कुशल हूँ और फिर से समय देने के लिए आपका शुक्रिया कि आपके दर्शकों व्यूअर्स से बात करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दोबारा ज्वाइन किया है। और उस ही टॉपिक पर हम बात करेंगे जिस पर हमने आपके साथ लास्ट टाइम बात की थी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आए, बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारा शक शुबा भी है और बहुत जानकारी पाने की इच्छा भी है, लोगों की जिज्ञासा भी है। वो टॉपिक हमने जो लास्ट सर के साथ बात किया था, डिस्कशन किया था, वो था F-35 फ्रॉम ट्रम्प और Su-57 फ्रॉम पुतिन। एंड व्हाट अबाउट चाइनीज J-20, J-35? सर ने एक्सप्लेन किया था काफी अच्छे से। उसकी जो भी उसकी कंपैरिजन था, कैपेबिलिटीज थी, जो भी स्पेसिफिक उसमें स्पेशलिटीज थी, इन सारे फाइटर जेट्स के बारे में बहुत खुल के बात की थी। उस पर हमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आज सर उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो इसमें जो रिलेवेंट क्वेश्चन है हमने वही लिए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे आए थे, कुछ बिल्कुल ही इस तरह के थे को समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे सर के इसमें सभी को जवाब मिल जाए, जो जो भी उनके डाउट्स हैं, वो लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। और मुझे सर पर्सनली जान के बहुत अच्छा भी लगा कि लोगों को बहुत जिज्ञासा है, बहुत क्यूरियोसिटी है इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा जानने की और अपनी और ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर। दूसरा ये कि इस टॉपिक पर और भी टॉपिक्स मैंने डिस्कशन किए हैं, मेरे गेस्ट आते हैं, लेकिन इस टॉपिक को लेकर मैंने पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पाकिस्तानी लोगों के कमेंट देखे। नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे, जानने की इच्छा वाले भी कमेंट थे और ऐसे भी कमेंट थे कि हम तो सब कुछ जानते हैं, हमको मत बताओ। तो अच्छा है, सीखें, जितना वो सीखेंगे, जाने, सुने, तो उनके लिए, खुद के लिए बेहतरी है। आज हर इंसान अपने खुद के लिए बेहतर कर सकता है। खैर, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले कमेंट ले लेते हैं सर। सर इजाजत है, शुरू करें हाँ जी, हाँ जी, या बिल्कुल। आप कुछ कहना देखिए, चाहते हैं? जी। हाँ, देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे ना सिर्फ हमारे देश के बल्कि दूसरे देशों में लोग भी जिज्ञासु हैं और जानना। देखिए, इंटरनेट आज जो ऐसा माध्यम है जिससे सबको अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज की यंग जनरेशन जानना चाहते हैं कि हमारे देश के बारे में क्या होगा, देश का भविष्य कैसा है, देश की सिक्योरिटी में क्या हम कर सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा चीज़ है, जो देख के मुझे खुद खुशी हो रही है। क्योंकि पहले हमारे ज़माने में जब हम यंग थे, उस समय ऐसा कोई किसी को जिज्ञासा नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। तो ये अच्छी बात है और मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं उनके जवाब दे पाऊंगा, बिकॉज जो प्रोग्राम हमारा होता है वो जनरली 30 मिनट का होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें कवर करना मुश्किल है। तो ऐप बिल्कुल क्वेश्चन पूछना जायज़ और अच्छी बात है, जिससे मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। प्लीज पूछिए, जो भी क्वेश्चन है पूछिए। जी, उस क्वेश्चन, उस वीडियो के एंड में चूंकि आपने कह भी दिया था कि अगर किसी के भी कोई सवालात होंगे या कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होगी, तो डेफिनेटली मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसीलिए लोगों ने और ज्यादा लिखने की कोशिश की है। मैं सबसे पहले पंकज पटेल जी का ले लेती हूँ। अच्छा, मैं ज्यादातर मैंने देखा सर आईडीज से लोग अपने नाम और अपनी आईडीज से बनाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे नाम लिए बगैर उनके क्वेश्चन ले लें, क्योंकि ये XYZ करके भी कुछ नाम होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में कोई फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट ले सकती है, जैसे B-1 लैंसर या Tu-160 जैसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिल सकते हैं क्या? ये एक सवाल है। और इन्हीं का एक दूसरा भी सवाल है कि आप MiG-25 फॉक्सबैट के बारे में उनसे जरूर पूछिएगा। ये दुनिया का फास्टेस्ट मैक 3 से ज्यादा की स्पीड जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने भी इसे स्पाई मिशन के लिए यूज किया था। इसकी कहानी और ऑपरेशन के बारे में सुनने को मिले तो मजा आ जाएगा। ये इनके दो सवाल हैं। ये दोनों बड़े लंबे क्वेश्चन हैं, पर मैं थोड़ा क्रिस्प इनके जवाब दूंगा। और पहला जो क्वेश्चन है, पहले एक जी, करके पूछिए। क्या इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में कोई फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट ले सकता है, जैसे कि B-1 लैंसर या Tu-160? देखिए, बॉम्बर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट जो है, पहले तो समझना पड़ेगा कि हमारे देश को बॉम्बर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। देखिए, अमेरिका जो है, उसकी हमेशा जो युद्ध शक्ति है, वो बड़े दूर से अटलांटिक को क्रॉस करके दूर तक मार करने के लिए उनको चाहिए, जो कि उनके आसपास कोई ऐसा देश नहीं जहाँ उनका दुश्मन हो। तो उनको बड़ी दूर तक जाने वाले एयरक्राफ्ट चाहिए जो बॉम्बर जो कर सकें अटैक। और जब ये बॉम्बर्स बनाए गए थे, उस जमाने में एयर डिफेंस सिस्टम बड़े वीक थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि जो बॉम्बर को ऊपर से आए तो उसको नष्ट कर सकें।
क्योंकि उस समय ये बॉम्बर बड़ी ऊंचाई पर उड़ते थे, स्टेल्थ इनमें होता है, जो B-2 बॉम्बर की बात कर रहे हैं। तो उस समय ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था जो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बॉम्बर डेवलप किया जो रशिया तक जाके अटैक कर सके या फ्रांस से। तो ये जो बॉम्बर थे ये उस टाइम के लिए बड़े रिक्वायर्ड थे, तो ये डेवलप हुए। अब आते हैं हमारे इंडिया पर। इंडिया का जो दुश्मन देश है, हमारे एनिमी जो है, एडवर्सरी जो है, वो है चाइना और पाकिस्तान, जिनके साथ हमारा लैंड बॉर्डर जुड़ा हुआ है। तो हमें जो अभी प्रेजेंट जो एक आता है, Su-30 है, रफाल है, या जो आने वाले समय में हमारे जो और जैसे LCA बन रहा है, ये सब जहाज मल्टीपल वेपन कैरी कर सकते हैं, मतलब एयर टू एयर मिसाइलें भी कैरी कर सकते हैं और एयर टू ग्राउंड बॉम्ब भी कैरी करते हैं। तो ये जो हमारे टारगेट हैं दूसरे देशों में, बड़े मतलब हमारे लैंड बॉर्डर के करीब 100 से 200 किलोमीटर के अंदर है मोस्टली टारगेट। तो वहां तक जाने की ये क्षमता रखते हैं और जाके बॉम्बिंग कर सकते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है कि ये जहाज जो है छोटे होते हैं, इनका सिग्नेचर छोटा होता है, तो रडार इनको जल्दी से पकड़ नहीं सकता, और ये हाई स्पीड पे जाते हैं, तो ये बॉम्बिंग करके अपनी सेफ्टी के लिए मिसाइलें भी लेके चलते हैं, वापस भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता। बॉम्बर जहाज जो होता है वो एक बहुत बड़ा जहाज होता है, अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसके साथ उसके फाइटर जहाज जाने पड़ते हैं। तो हमें हमारे जो हमारी वॉर रिक्वायरमेंट है उसमें हमें ऐसे लंबे दूरी के बॉम्बर की जरूरत है, क्योंकि हम किसी दूसरे देश में जाके अटैक करने के इच्छा ही नहीं रखते। हम सिर्फ इंडिया अपनी अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारे फाइटर जो है, मेन फाइटर जो फाइटर बॉम्बर एक्चुअली सारे मल्टी डोमेन एयरक्राफ्ट है, तो उसी से ही हमारा जो वॉर फाइटिंग मशीन है वो सफिशिएंट है। तो इसलिए हमें ऐसे लंबे दूरी के बॉम्बर नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये जो लंबे दूरी के बॉम्बर है B-2 वगैरह, इनमें एक और चीज है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब को भी कैरी कर सकते हैं। तो मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे देश के जो Su-30, रफाल, LCA, ये सभी जहाज मॉडिफाइड है न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी करने के लिए। तो हमारी देश की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसके लिए हमें ऐसे बॉम्बर की जरूरत पड़े। तो ये एक मेजर रीजन है जिसलिए हम नहीं करते। ये पहला जो जवाब है। तो रशिया और अमेरिका ये करते थे, अब इसकी जरूरत नहीं है इस बॉम्बर की, हमारे संदर्भ में नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है MiG-25 का, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बड़ा खुश हूं कि हमारे देश के लोग जागरूक हैं कि ऐसे भी कोई जहाज हमारे पास था। ये बिल्कुल ये स्पाई एयरक्राफ्ट था जो करीब 25,000 फुट से ऊपर उड़ता था। तो ये टेक ऑफ करके करीब 30-35,000 फुट ऊंचाई तक चला जाता था। और उस समय में जब ये जहाज था, उस समय वंस अगेन कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था जो इतनी ऊपर ऊंचाई तक मारक कर सके। तो ये जहाज बिल्कुल बिना किसी अपोजिशन के आराम से उड़ के एक लंबा चक्कर लगा के पूरे पाकिस्तान पर उड़ के वापस आके अपने इंडिया में फिर डिसेंड करके लैंड कर जाता। और इसकी जो बता रहे हैं स्पीड है वो ये बिल्कुल 2.5 मार्क तक जा सकता था। तो इसकी जो ये क्षमता, उड़ते ही अच्छी स्पीड पर ऊपर चल के ऊंचाई पर 25,000 फुट से ऊपर जाके और उस स्पीड को करके उसके स्पीड पे जब टर्न करता है एक आठ, तो आप सोचिए उसका टर्न रेडियस कितना बड़ा होगा कि ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान कवर कर लेता था। और इसके अंदर हाई फिडेलिटी कैमरा लगे हुए थे जो फोटोज खींचते थे और लाके हमें करते थे। अब ये हमारे पास सिर्फ 5-6 जहाज थे, तो धीरे धीरे इनकी रिक्वायरमेंट होगी। अब जो आज के जमाने में है, अभी आपके ड्रोन आ गए, सैटेलाइट इमेजरी आ गई है, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो स्पाइस जो ऊपर हवा में है वो करती हैं। तो अब वो क्या है, आप सेफ है, सैटेलाइट्स आपकी सेफ है, तो आपको किसी पायलट को, किसी एयरक्राफ्ट को दूसरे एनिमी के ऊपर भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी मारक क्षमता भी बड़ी ऊंचाई तक हुई है। जैसे हमारे पास S-400 है, वो 30 किलोमीटर मतलब अराउंड 88,000 फुट तक मिसाइल भेज सकता है, 90,000 फुट मान लीजिए। तो उस ऊंचाई पर तो कोई जहाज उड़ेगा ही नहीं, लेकिन अगर उड़ेगा तो उसको वहां तक भी मार सकता है। तो अब हमारे अगर कोई ऐसा स्पाई एयरक्राफ्ट बनाते हैं या इंडक्ट करते हैं, तो अगर वो उड़ेगा तो उसको मिसाइलें मार सकती हैं। तो उससे पायलट और एयरक्राफ्ट को खतरा उससे, इसलिए हम सैटेलाइट अब इमेजरी यूज करते हैं। और जो पास की इमेजरी है उसके लिए हमारे काफी जो उनकी क्षमता है, हमारे यूए ड्रोन जो है, यूएवी जो बड़े यूएवी वो जा सकते हैं। और हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में भी ये कैपेबिलिटी है कि ये सैटेलाइट स्पाई का काम कर सकें, जो फोटो इमेज लेनी है। जैसे हमारे Su-30 है वो भी कर सकते हैं, रफाल भी कर सकता है, LCA भी कर सकता है, जैगुआर भी कर सकता है। ये सारे जहाज कुछ दूरी तक इमेजिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे किसी अभी जरूरत नहीं। हाँ, MiG-25 का जो पूरा फ्लाइंग होती थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक। तो उस पर एक हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जो दर्शक चाहते हैं बिल्कुल उसके बारे में बताऊंगा,
कि वो क्या क्या करते थे, कैसे करते थे, क्या होता था। अब वो एक हिस्ट्री है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, उसकी बात कर सकते ओके हैं। सर, तो इस पे तो एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है, जब आप बता रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग और उसमें काफी डिटेल्स हैं, तो वो एक अलग ही उस पे बात हो सकती है। अगर हमारे व्यूवर्स चाहेंगे तो हम उस पर एक वीडियो कर सकते हैं। एक सवाल और आया है सर, कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग S-57 with a long war on hand. How capable is Russia in terms of timely deliver? And currently Russia's dependence on China being high, can China directly or indirectly influence Russia to sabotage deliveries of the aircrafts? चलिए, पहले मैं इस क्वेश्चन का जो लास्ट एंड है ना, कि चाइना इन्फ्लुएंस करता है, पहले मैं उसका आंसर कर देता हूँ। देखिए, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको जो अभी Su-57 का जो रशिया ने ऑफर किया है, वो है कि उसने ऑफर किया कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाएंगे। ओके, ये सबसे बड़ा सेफ गार्ड हमारे लिए अल्टीमेटली बन जाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट Su-57 की इंडिया में लगेगी तो उससे हमारे ही लोग उसके ट्रेन हो जाएंगे और हमें सारे जो है इक्विपमेंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो जाएगी। तो हमारी डिपेंडेंट रशिया के ऊपर बहुत कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन रशिया की वॉर के चलते हुए भी उनकी अपनी Su-57 की प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। वो एक अलग से प्रोडक्शन का सिस्टम है, प्रोडक्शन लाइन्स है, वो बिल्कुल एक्टिव है, उसमें कोई उनके बाधा नहीं है और वो आराम से बना रहे हैं। तो वही एक प्रोडक्शन लाइन इंडिया में एस्टेब्लिश कर दी जाएगी। तीसरी चीज, आप ये देखिए, चाइना का इन्फ्लुएंस नॉट अभी यूक्रेन वॉर से, उससे पहले भी है। S-400 जब बन रहा था, जो हाईएस्ट पोटेंशियल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे पास भी है, उसके लिए रशिया ने पहले हमें इंडिया को ऑफर किया था कि आप एक ज्वाइंट वेंचर करिए जिसमें हम एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे। तो इंडिया ने उस समय 2009-10 में ये मना कर दिया था। तो उस समय की गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया था। तो उन्होंने S-400 अपना डेवलप किया, लेकिन उसके बावजूद, और चाइना की हेल्प से किया, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना के इन्फ्लुएंस के होते हुए भी उन्होंने S-400 में दिए 5 यूनिट, जिसमें से 3 आ चुकी हैं और 2 अभी आनी है। वो सैंक्शन लगने के कारण थोड़ा उसका डिले हो गया, लेकिन यूनिट बन रही है, वो आ जाएगी। सबमरीन की सप्लाई, न्यूक्लियर सबमरीन की सप्लाई, वेपन्स, एडिशनल Su-30, ये सारी चीजें रशिया चाइना के इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी हमें देता जा रहा है। तो इससे आपको शायद अंदाजा हो जाएगा कि रशिया जो है, इंडिया के साथ एक अलग तरह का संबंध है। चाइना का जरूर फाइनेंशियल हेल्प है, लेकिन इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो इंडिया से उनको रोक सके। तो ये, इस बात को आप बिल्कुल ना डरें कि ऐसा कुछ हो कि Su-57 का रोक जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रशिया और इंडिया के संबंध बड़े ही गहरे हैं और बड़े इतने सालों से हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं आती। दूसरी बात, अब जो है Su-57 की जो आप बात मैंने बताई, रशिया यूक्रेन वॉर होने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं, प्रोडक्शन लाइन, जो रशिया में बंद नहीं हुई है, वो चल रही है। हाँ, कुछ चीजों पर इफेक्ट पड़ा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो मेन चीजें हैं, जैसे Su-57 है, Su-30 की प्रोडक्शन है और MiG-35 की प्रोडक्शन है, ये बिल्कुल पैरेलली चल रही है, इसमें कोई बात नहीं। देखिए, रशिया एक बहुत बड़ा देश है, उसके बड़ी सारी वेपन्स की अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, वेपन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, और एक सुखाई है, एक मिक्स सीरीज है। 2 अलग अलग जो यूनिट्स हैं, वो अपना अपना काम करती है। दोनों के पास, उनके पास जो उनके ओनर्स हैं, वो बहुत ही वर्ल्डली रिच है, बहुत ज़्यादा, उनको ओलिगार्क बोलते हैं। तो उनका जो मनी है, वो बड़े सारे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो ऐसा कोई कमी नहीं है। और रशिया में जो खनिज आपको चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, उसका असीम भंडार है, किसी भी एकाक बनाने या उसके सिस्टम बनाने के लिए। तो उनको कहीं बाहर नहीं जाना है किसी देश के पास अपना सामान। हाँ, उनको फाइनेंसिंग की इस समय जरूरत है, बिकॉज इसलिए चाइना उनकी हेल्प कर रहा है सैंक्शन बाद। बट देखिए, हम भी उनसे ऑयल खरीदे और बड़ी लार्ज क्वांटिटी में ऑयल खरीद रहे हैं, तो उनको जो पेमेंट है वो सब हमारे थ्रू भी हो रही है। तो रशिया की इकोनॉमी पर इतने 2 साल की वॉर के बाद इतने सैंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट पॉइंट, अब आप देखिए, पुतिन के आने के बाद वो पीस टॉक्स की बात हो रही है, और धीरे धीरे पीस एस्टेब्लिश करने के बाद सैंक्शन हटा लिए जाएंगे। तो रशिया फिर से वहीं आ रही है, और हमारे पर कोई, और ट्रंप जो है वो इंडिया के भी तरफ अच्छे रिश्ते रखते हैं, तो वो इसमें भी बाधा नहीं डालेंगे। पहले जो S-400 की हमने प्रोक्योरमेंट करनी थी, तो बाइडन ने उस पर बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, लेकिन ट्रंप सरकार ने आते ही बड़ा क्लियरली बोला कि आप ले लीजिए S-400, हम उसको नहीं रोकेंगे। तो उस समय ट्रंप 1 के टाइम में ही S-400 हमारे पास आया।
जो फिर से थोड़ी मुश्किल आई बाड़ी, फिर से ट्रम्प 2 है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ना तो S-200 में मुश्किल आएगी, ना Su-57 अगर हम लेते हैं तो। और हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में, मिसाइल में, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में, हमारी टॉर्पीडोज में, ब्रह्मोस में, किसी भी चीज में देखिए यूएस की तरफ से कोई बाधा नहीं है, ना चाइना की तरफ से, चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि हम Su-57 लेते हैं तो चाइना अगर इन्फ्लुएंस भी करेगा तो उसका इफेक्ट 0 होगा। बिल्कुल। भारत और रशिया के संबंध जो हैं वो इसमें बहुत मायने रखते हैं जब इस तरह की कोई डील होती है। और ये एक सवाल आया है कि एमका के लिए इंजन रशिया से ले लेना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान JF-17 के लिए ले रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इंजन जो है वो एमका के लिए रशिया से ले लेना चाहिए भारत को। देखिए दोनों सिचुएशन में बहुत फर्क है। पहली बात तो एमका के लिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो हमने डिजाइन जो करा था, वो डिजाइन था एक अमेरिकन इंजन जो G414 है। देखिए कोई भी एयरक्राफ्ट जब डिजाइन करते हैं तो उसका डिजाइन जो है इंजन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। आप पहले इंजन कौन सा होगा, क्या होगा, कितनी पावर चाहिए, कितना उसका आउटपुट चाहिए, वो सब चीजें देख के आप एक इंजन को आप एक शॉर्टलिस्ट करते हैं। उस इंजन के फिर अराउंड आपको पूरा डेवलप करना पड़ता है कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या होगा, कितना थ्रस्ट चाहिए। तो अब जब हमने इसका एमका का डेवलप किया था उस समय LCA Mark 1 हमारा ऑलरेडी प्रोग्रेस में था। LCA Mark 1 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक्स जो अमेरिकी की कंपनी है उसने हमें G404 इंजन दिया था, जिसका थ्रस्ट करीब 70 से 80 किलो न्यूटन है, तो वो उसके लिए सफिशिएंट था। अब देखिए अभी एयर चीफ ने भी रिसेंटली बोला कि LCA Mark 2 और एमका के लिए हमें हायर ग्रेड इंजन चाहिए जिसकी पावर ज्यादा है, जिसकी पावर जो है 104 किलो न्यूटन से ऊपर है, 110 किलो न्यूटन है। वो इंजन जो है शॉर्टलिस्ट किया गया तो वो G414 था। उससे पहले रशिया जो है उसने किसी भी टाइम हमें इंजन टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, तो हमें इंजन भी नहीं मिलते थे। तो एमका के लिए हम इंजन की चॉइस करते, अगर रशिया हमें ऑफर कर रहा होता तो वो एफर्ट किए गए, रशिया ने इंजन देने से डिनाई कर दिया। तो ओनली जो इंजन सूटेबल था वो बचा, वो एक ये था और एक साफरान का इंजन, साफरान जो है फ्रांस का इंजन, तो फ्रांस ने भी मना कर दिया था। तो ओनली कंपनी जो हमें इंजन दे रही है डिफेंस कंपनी वो GE थी। तो हमने उसी के हिसाब से फिर अपना एमका को डेवलप किया। अब अगर रशिया से अब इंजन देने को तैयार भी हो जाए उनके AL131, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें पूरा एमका का डिजाइन बदलना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी इशू रहता है और फिर से एमका का प्रोजेक्ट और डिले हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा जो है डिले हो गया है, 2035 तक आएगा। अगर हम फिर से नए इंजन के सिस्टम शुरू करते हैं, फिर से नया डिजाइन ब्यूरो जाते हैं, तो ये एक नया प्रोजेक्ट हो जाएगा। हम पैरेलली एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, पर एमका को अब हमें जो है इंजन जो है वहीं से लेना पड़ेगा, पहली बात। तो इसमें अभी चेंज करना मुश्किल है इस समय, इस सिचुएशन, नहीं तो प्रोजेक्ट 2035 की जगह और 5-6 साल डिले हो जाएगा। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया कि हम पैरेलली एक, और जैसे चाइना ने 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप किए, ऐसे ही हम कर सकते हैं दूसरा एक और प्रोजेक्ट साथ, जिससे रशियन इंजन अगर मिलता है उसके साथ कर सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट पैरेलली हो सकता है। दूसरा पार्ट क्या था सर? ये इनका यही सवाल था जी। जी, वो पाकिस्तान के कह रहे हैं कि JF-17 का कर रहे हैं जी। मैं कहता हूँ दोनों सिचुएशन अलग है। पाकिस्तान में JF-17 क्या, उसका टायर भी नहीं बना सकते, मतलब उन्हें कैपेबिलिटी नहीं है कुछ बनाने की। वो सिर्फ पूरा का पूरा जहाज चाइना उनको दे रहा है, बिकॉज वो इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को एक अपना फ्रंट बना के अपने इक्विपमेंट उनको दे रहा है। तो जैसे यूएसए ने जेलेंस्की को सामान दिया लड़ने के लिए, ऐसे चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। तो जो हाल जेलेंस्की का हुआ वही हाल पाकिस्तान का होगा। लेकिन जो JF-17 की बात है, वो उनको पूरा पूरा एयरक्राफ्ट दे रहा है बना के, तो उसमें इंजन टेक्नोलॉजी लेना ना लेना से क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान तो कुछ भी बना सकता, उस मतलब उस एयरक्राफ्ट की एक नॉब तक नहीं बना सकता, टायर भी बड़ी दूर की बात है। तो उसकी क्या कैपेबिलिटी है, वो पूरा, मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द, हर चीज मांग के, हाथ फैला के, कटोरा फैला के मांगता है, तो चाइना उनको दे दिया, तो सब कुछ तो चाइना ही करके देगा, तो इंजन लेना नहीं लेना का मतलब नहीं बनता। दूसरी बात, हम जो है हम अपना एयरक्राफ्ट खुद डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए हमें इंजन की जरूरत, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंजन टेक्नोलॉजी किसी देश से मिल जाए ज्वाइंट वेंचर करके, ताकि हम अपने इंजन भी बनाना शुरू कर दें, जो अभी कैपेबिलिटी हमारे अंदर नहीं है। हमने कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की थी, कावेरी इंजन बना, लेकिन उसका थ्रस्ट इतना नहीं है कि हम उसमें LCA में लगा सके। तो उस कावेरी इंजन को हम जो है एक ड्रोन में यूज कर रहे हैं,
एक नया ड्रोन बनाए हैं जो उसमें कावेरी इंजन यूज कर रहे हैं। तो हम फिर भी केपेबल हैं ऐसे काम करने के, पाकिस्तान तो दूर दूर केपेबल नहीं है। तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं कि पाकिस्तान JF-17 जो है वो लेके क्या गया, उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन हमारे पास, हमें जो इंजन चाहिए वो अभी हम डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, और कोशिश चल जाए कि साफरान से या जी से एक एग्रीमेंट हो जाए कि वो इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। यदि Su-57 की डील हम करते हैं तो शायद रशिया उसके लिए भी एग्री कर दे। अभी रशिया ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्री किया, हो सकता है। तो ये स्टेटस है जिससे डिपेंड करेगा कौन सा इंजन कैसे हमें मिलेगा टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से फिर हम अपना एक और डिजाइन करेंगे। बिल्कुल, आई होप कि उन्हें अपना आंसर मिल गया हो। एक और है ये कमेंट, बेटर टू हैव बोथ एज पर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAF कीपिंग इन व्यू द कॉस्ट आल्सो नीड ऑफ द आर्गुमेंट सब्स्टिट्यूट टू रिटायरिंग फाइटर जेट्स। इसी से मिलता जुलता एक और कमेंट है कि ये चाह रहे हैं कि दोनों ही को क्यों नहीं ले सकते। अच्छा, एक और इसी तरह का क्वेश्चन है कि व्हाई टू बाय वन, व्हाई नॉट बोथ। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो डॉलर से बढ़कर है, तो क्यों ना दोनों के स्क्वाड्रन लिए जाए। और ये यहाँ पर ये क्वांटिटी भी ऐसे दिख रहे हैं, 2 और 3 स्क्वाड्रन ऑफ F-35 के और 2 स्क्वाड्रन ऑफ Su-57 के। तो एटलीस्ट इस तरह से ये दोनों ही भारत के पास होने चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर डॉलर्स नहीं है, तो इतना इन्वेस्ट यहाँ पर भारत को करना चाहिए। ऐसा ही दूसरा भी कमेंट था कि क्यों नहीं हम दोनों ले सकते हैं अपनी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। बड़े लोगों, मैंने देखा है बड़े लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि दोनों क्यों नहीं ले सकते। ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है इसके डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े सारे फैक्टर होते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर मैं कंपेयर मैंने जब किया था, मैंने बता दिया कि Su-57 की जो मेंटेलिटी है डेवलपमेंट की, वो डिफेंडिंग मेंटेलिटी है। मतलब कि अगर दुश्मन देश आपके ऊपर हमला करता है तो आपका एक और केबल होना चाहिए कि उसको डिफेंड कर सके। क्योंकि रशिया की हमेशा से रशिया एक एग्रेसर नहीं है, वो हमेशा अपने एरिया को डिफेंड करने के लिए जैसे एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है, ऐसी एयर डिफेंस फाइटर बनाता है। तो जो ये एयर डोमिनेंट Su-57 5th जनरेशन का है, प्राइमरीली डिफेंडिंग एक आर्ट है। और जो अमेरिका है हमेशा से अटैकिंग एक बनाता है, वो उसको दूर दूसरों में जाके अटैक करना होता है। और उनके जो शिप जाते हैं जैसे कैरियर बोलते हैं, वो कैरियर्स में उनके क्योंकि फिजिकली उनके लिए जाना, उनका लैंड बॉर्डर तो किसी से मिलता ही नहीं है एक्सेप्ट कनाडा एंड वो जहाँ जो उनके दो मित्र देश हैं, तो उनको अटलांटिक क्रॉस करके या पैसिफिक क्रॉस करके जाके अटैक करने होते हैं। तो उसके लिए उनको ऐसे ही कर चाहिए जो दूर तक जा सके, जैसे मैंने B-2 बम्बर का भी बताया था, ऐसे ही फाइटर, उनके सारे फाइटर ऐसे ही डिजाइन होते हैं एयर टू रिफ्यूलिंग करके और शिप से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। तो उनका डिजाइनिंग ही अलग है। तो इसी सेंस में इसलिए उनको स्टेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है कि ताकि दुश्मन रडार से बच सके। उनका मेन एम है अटैक करना। तो ये जो F-35 है उसका भी वही प्रोसेस है, वो अटैकिंग ए का बनाया गया प्राइमरली, पर ये दोनों एक आध दोनों रोल कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो हमें जो है, मैंने फिर से बताना चाहता हूँ कि इंडिया जो है एक अटैकिंग नेशन नहीं है। इंडिया कभी भी किसी पर अपने आप अटैक नहीं करता। हम अपने, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी, अपने एयर स्काई को, अपने लैंड को हम डिफेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए बेटर एक आध जो है हमारे लिए Su-57 पहला रीजन। दूसरा जो है, हमारे पास ऑलरेडी, जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे पास सारी कंपैटिबिलिटी है Su-57 की। Su-30 ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे पायलट ट्रेंड हैं, हमारे टेक्नीशियन ट्रेंड हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। तो Su-57 को खरीदना सस्ता होगा और इंडक्ट करना भी आसान होगा। हम बड़ी जल्दी से उसको ऑपरेशनल कर सकते हैं। F-35 में दूसरी सारी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उसके वेपन सिस्टम का स्टोरेज है, ना उनके मिसाइल टेस्टिंग इक्विपमेंट है। ये सब हमें बनाना पड़ेगा और फिर F-35 आके शुरू। तो उसके दोनों के ऑपरेशनल होने में कम से कम 3 से 4 साल का फर्क रहेगा। कि जब हम Su-57 लाएंगे, वो मान लीजिए 2 साल में ऑपरेशन हो गए, तो F-35 करते करते 4 से 5 साल लग जाएंगे। ये डिफरेंस है। तो उतना समय में हम दोनों अलग अलग टाइम में खरीद सकते हैं। ये तो हो गए जो मेन रीजन, जो हमारे स्ट्रेटेजिक या उसके रीजन है। अब आते हैं हम पॉलिटिकल रीजन पे। अब पॉलिटिकल में क्या है, हमारे संबंध रशिया के साथ बड़े गहरे हैं। जैसे मैंने बताया, जब से हम आजाद हुए तब से रशिया हमारे साथ है। अमेरिका समय समय पर हमें धोखा देता है। आप देखिए 1971 की वॉर में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था, हमें डराने के लिए हम अटैक बंद ना करें। तब रशिया की 2 मिसाइल जो पनडुब्बियां हैं, उन्होंने आके हमें सेफ गार्ड किया था, जिसके कारण ये 7वां बेड़ा पीछे हट गया था।
तो रशिया एक हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। अमेरिका अपने अपने जैसे अभी ट्रम्प कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनके मागा का जो उनका अपना कॉन्सेप्ट है वो अपने देश के लिए दूसरे देशों को कैसे भी दबाएंगे, प्रेशराइज करेंगे। अभी उनके F-35 ज्यादा बिक नहीं रहे हैं, नीचे खड़े, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस लाने के लिए शायद हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। और देखिए अमेरिका के साथ हमारे अभी संबंध अच्छे हो गए हैं, हमने उनसे बड़े अलग तरह के वेपन्स लिए हैं, जिसमें और एयरक्राफ्ट लिए हैं, जैसे C-17 है, C-130 है, हमने अपाचे उनसे लिया, चिनूक लिया, ये सब चीजें हम उनसे ले रहे हैं, और भी बड़े सारे इक्विपमेंट ले रहे हैं हम। तो टेक्नोलॉजी में वो थोड़े अच्छे एडवांस्ड हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, रशिया से बेटर है उनकी टेक्नोलॉजी। तो लेकिन अगर ये पॉलिटिकल प्रेशर होगा तो शायद हमें F-35 लेना पड़े। तो ये एक बैलेंस जो आपके दर्शक बताएं बड़ा अच्छा बैलेंस है। हो सकता है हम रफाल की तरह 2 F-35 कौन खरीदें ताकि अमेरिका भी एक जिसे कहते हैं खुश रहे, बैलेंस रहे, और बाकी हम रशिया से ले लेंगे, मेन एक हम रशिया से लेंगे, Su-57 शायद हम ज्यादा ले लें। तो ये एक बैलेंस हमें बना के चलना है कि इस समय हमारी कैपेबिलिटी खुद अपने बनाने की नहीं है, और हमें चाइना की थ्रेट को काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान की डेवलपिंग थ्रेट को काउंटर करने के लिए हमें ये एक समय जरूरी है, ये गैप है जिसे हमें भरना जरूरी है। उस गैप को भरने के लिए दोनों लाना हो सकता है, ये डिसीजन ले लिया जाए, पॉलिटिकल डिसीजन होगा, लेकिन बस इसमें ये समझिए कि इससे हमारी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारे बहुत ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको अलग अलग तरह की चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये जो चीजें आप इन्वेंट्री Su-50 अलग मेंटेन करेंगे, F-35 अलग से मेंटेन करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी Su-30 है, हमारे पास मिराजेस हैं, हमारे पास रफाल है, जैगुआर्स हैं, ये सब अलग अलग देशों से आए जहाज हैं, उन सबकी मेंटेन करना, उनकी सप्लाई चेन को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। बिल्कुल। उन सबको करना, फिर सबके वेपन अलग है। F-35 में आप जो हमारे पास वेपन है, जैसे ब्रह्मोस सबसे बड़ा वेपन है, वो हम F-35 में लगा ही नहीं पाएंगे। तो हमें अलग अलग वॉर के लिए अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी, इस वॉर में ऐसे होगा, ये जो, तो बहुत सारी चीजें इंट्रिकेसीज है जिनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो एक बड़ा मतलब एक जैसे आप सोचते हैं बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो हमारी प्लानिंग बहुत चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग। आप देखिए, मान लीजिए हम F-35 एक पर्टिकुलर जगह में लगाते हैं, एक ईस्टर्न कमांड में लगाते हैं, जैसे रफाल है एक ईस्ट में और एक वेस्ट, अब उनको हमें कहीं और मूव करना है, फिर वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी लेके जाएंगे। जबकि Su-57 के लिए जहां जहां Su-30 की इंफ्रास्ट्रक्चर वहां जाकर ऑपरेट कर सकता है, तो इसे बोलते हैं ईज ऑफ ऑपरेशन, ये भी है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि कितनी स्क्वाड्रन कौन सी लेंगे, ये बड़े पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल प्रेशर कितने होंगे, अमेरिका कितना प्रेशर होगा, रशिया कितना प्रेशर होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। अदरवाइज हमारी जो सेफ्टी है वो Su-57 अकेला भी कर सकता है और F-35 अकेला भी कर सकता है। ओके, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ अपने एरिया को डिफेंड करना है, हम अटैक नहीं डिफेंड करना है, तो उसके लिए ये काफी है, दोनों में से कोई भी काफी है। और इसी बात से मिलता जुलता हुआ एक क्वेश्चन भी है, आपने डिफेंड करने की बात कही, हमें अटैक नहीं करना है, डेफिनेटली हमें डिफेंड करना है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है। यहाँ पर एक जनाब ने सवाल लिखा है, इंडिया should not buy any of these but should make peace with her neighbors, especially to Pakistan, otherwise India will remain in this fiasco forever। अच्छा, ये मुझे पाकिस्तान से ही कमेंट लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से काफी सारे कमेंट आए हैं, तो ये कह रहे हैं इसमें से कोई भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बस शांति बना के रखने की, और वो भी पाकिस्तान के साथ शांति बना के रखने की जरूरत है। क्या कहेंगे सर? बड़ा अच्छा व्यू है। आप ये सोचिए, एक हाथ में छुरा पकड़ के आपकी गर्दन में रख के बोला आप पीस रखिए, ये वो देश है जिसको हम 50 बारी बोल चुके हैं कि आप टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में जम्मू कश्मीर में बंद करिए, लेकिन उनकी आर्मी जो है, उनका मुद्दा ही है पूरी अपनी जनता को, उन्होंने अपने देश को, देश के लोगों को मूर्ख बना रखा है। पाकिस्तान आर्मी ने वो बेवकूफ बना रहे हैं, उनको भटका रहे हैं, उनको अपने स्कूल्स में, कहाँ भी कॉलेज में जहाँ भी है, उनको एंटी इंडिया, उनको एक इमोशन क्रिएट करके उनको भटकाया। बिकॉज पाकिस्तान आर्मी सबसे बड़ी निखद आर्मी है, वो इंडिया से 4 बारी हार चुकी है। मैं तो हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के जनरल कौन से मेडल लगाते हैं, कभी किसी वॉर में हारने के मेडल नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया से ज्यादा मेडल लगा रखे हैं।